Yes, hello everyone. Very good morning. Let us start with another amazing revision session and that is going to be on equations. जिसमें सबसे पहले हम लोग linear equations करेंगे and then we'll be moving towards quadratic equation. Okay, equations is nothing but a mathematical statement of equality. Equation क्या होता है बेटा? It's a mathematical statement of equality. अगर left hand side और right hand side equal है तो we say that's a equation. ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन, बराबर है. इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन? बेटा एक्स की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या रूट ऑफ द इक्वेशन है. अगर एक्स की वैल्यू एक्स की एक वैल्यू आती है जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है तो हम कहेंगे कि उसको एक ही रूट है. ठीक है, अगर दो वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है वी से दैट देयर विल बी टू रूट्स. ओके, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, योर साउंड फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन होना तो नहीं चाहिए बेटा. ऐसा साउंड फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन होना तो नहीं चाहिए. इंटरनेट एक्सेस तो प्रॉपर है. आई थिंक आप एक बार फिर से ट्राई करिए कनेक्ट करने का तो मे बी बेटर होगा. ठीक है, बाकी वॉइस और वो सब तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यस, चल. नेक्स्ट, एक सेकेंड, नहीं सब कुछ बराबर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं. चल, नेक्स्ट, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी. जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? वन. बहुत अच्छे. अच्छा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी तो लीनियर. तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू हुई तो it is going to be a quadratic equation, right? So linear equation is in which the highest power of the variable is 1. ठीक है, that's a linear equation or you can say equation of degree 1. जब दो इक्वेशंस एक साथ आपको दिए जाएं उसमें दो वेरिएबल्स हो x और y और उनकी हाईएस्ट पावर्स 1 हो तो हम कहते हैं दिस आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, दो इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. ठीक है, सो दे आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. वन वेरिएबल, ऑब्वियस बात है, वन वेरिएबल वाले भी होते हैं, टू वेरिएबल वाले भी होते हैं, लेकिन जब दो इक्वेशंस दिए जाए दो वेरिएबल्स में तो वो हो जाते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. अच्छा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स के एक आंसर आएंगे या दो आंसर्स आएंगे? एक्स का एक ही आंसर आया, वाई का भी एक ही आंसर आएगा. अंडरस्टैंड? सो एक्स और वाई की एक एक वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है. एक्स और वाई की एक एक ही वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सकती है. ठीक है, नाउ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. एक ही वेरिएबल उसमें होगा. सबसे इजी में अगर कोई है तो वो यही है. ठीक है, जो कभी एग्जाम में नहीं आता है अगर वो कोई है तो वो यही है. बराबर है. सो अंडरस्टैंड, ट्राई दिस क्वेश्चन, कम ऑन. -7x प्लस 1 इक्वल्स 5 - 3x. गो फॉर इट. सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन डाल दो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसे ट्रांसफॉर्म करके एक साइड में लेकर आकर फिर कर सकते हो. कम ऑन, जल्दी से ट्राई करिए. कितना आ रहा है? ओके, ट्राई करिए. -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 - 3x. तो -7 को वहां भेजो, 5 को यहां पे. ये हो जाएगा बेटा 1 - 5 - 4 इज इक्वल टू 7x - 3x, दैट इज 4x. सो x इज इक्वल टू -1. इसका आंसर आने वाला है विच इज द बी ऑप्शन. विच इज द बी ऑप्शन. x इज इक्वल टू -1 उसका आंसर आएगा. ठीक है, सो आनंद आपका भी जवाब सही है बेटा. x इज इक्वल टू -1. याद रखिए, आप सीधा सीधा इसे वहां भेजोगे वो +7x हो जाएगा, इसे यहां भेजोगे तो -5 हो जाएगा. 1 - -5 -4 -7x, वहां जाके +7x, और 7x - 3x इज 4x. So x has to be -1. Next, pick up the correct value of x which will satisfy the equation. Come on, option से जाना है आपको. x upon 0.5 minus 1 upon 0.05 plus x upon 0.005 minus 1 upon 0.0005. वो कौन सी वैल्यू है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है? एक एक करके डाल के देखो. 0 डालो, क्या वो सेटिस्फाई होगा? 0 upon 0.5 तो 0 ही हो जाएगा.
0/0.05 जीरो ही हो जाएगा, -1/0.05 -1/0.005, क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो 101% गलत है। 1 डाल के देखो, चलो जल्दी से। 1/0.5 कितना होता है? 1/0.5 होता है 2। 1/0.05 20। 1/0.005 I guess 200, and 1/0.005, so that will be 2000। सही है? क्या ये होगा? नहीं होगा। अगर ये नहीं तो यही होने वाला है, राइट? यही होने वाला है। वैसे आप इसको डालकर देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10/0.5। अच्छा, मैं दोनों को 0 से डिवाइड करूं तो यही हो जाएगा ना, 1/0.005। ठीक है, तो ये और ये कट हो जाता है। इसको भी अगर 10 डालूंगा और दोनों को 10 से डिवाइड करूंगा तो यही बन जाएगा, ये और ये भी कट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स? बहुत बढ़िया। क्वेरीज किसी को भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, बिंदास आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, हाउ टू फॉर्म अ नंबर फ्रॉम द डिजिट्स। बेटा ये नंबर क्या है? 37, बराबर है। इसे कौन सा प्लेस कहते हैं? 10th प्लेस। और ये तो फिर इसके पहले वाला क्या होता है? This is hundreds place, right? So we have got hundreds place, tens place, units place. We say the number is 37. We can also say how to form the number from the digits. ठीक है, understand? यहां पर आपने यहां पर नंबर कह दिया मुझे, सर नंबर इज 137। अगर मैं कहूं कि टेंस प्लेस पे x और यूनिट्स प्लेस पे y, कैन यू से दैट द नंबर इज xy? कैन यू से द नंबर इज xy? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट से द नंबर टू बी xy। अगर ऐसा रहा तो आपको क्या करना, मैं आपको समझाता हूं। अगर हंड्रेड्स प्लेस पे है 1, तो फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। टेंस प्लेस पे है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। यूनिट्स प्लेस पे है 7, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो इसको सब करोगे तो आंसर 137 हो ही जाएगा। वैसे ही अगर यूनिट्स प्लेस पे है बेटा y और टेंस प्लेस पे x और y, तो मुझे जल्दी से बताओ ये क्या नंबर होने वाला है? यस, x इंटू 10 प्लस y इंटू 1। इस x को हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 प्लेस पे है और ये यूनिट्स प्लेस पे है y, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अच्छा, अगर यहां पे 100 प्लेस पे z होता तो 100z प्लस 10x प्लस 10 प्लस y। दिस इज हाउ यू फॉर्म अ नंबर फ्रॉम वेरिएबल्स। यू कैनॉट से द नंबर इज xy। नाउ स्टूडेंट्स में से सर ऐसा क्यों? 3 7 37, तो xy क्यों नहीं? द रीजन इज xy जब बोलते हैं ना, वो प्रोडक्ट है x इंटू y, बट इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डिजिट्स। अंडरस्टैंड? सो इसलिए अगर आपको वेरिएबल्स में चाहिए तो आप ऐसा करोगे, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हमें उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, कम ऑन। अरे बुक्स नहीं चाहिए यार, क्वेश्चन देखो, आंसर टिक करो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, चेक करो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, द डिफरेंस इज 2। द डिफरेंस इज 2, बराबर है। सो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर उन दोनों का टोटल 52 है तो ए गलत है, बी गलत है, सिर्फ कौन सा सही होने वाला है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है बेटा क्वेश्चन 4 की। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा? डायगोनल है 5, वन ऑफ द साइड्स है 4। समझने की कोशिश करिए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा बेटा, डायग्राम बनाने का कोशिश करो इसका। उसने कहा कि रेक्टेंगल का डायगोनल है 5 का, उसने कहा एक साइड है 4 की। मुझे रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ याद आ रहा है, ये एंगल का कुछ है क्या वहां पे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बराबर? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इंद्रजीत आपका जवाब सही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अच्छा, सो सॉरी, आपका जवाब गलत है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है तो बेटा समझने की कोशिश करो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। तो मुझे जल्दी बताओ, अगर ये 5 ये 4 है तो ये क्या होगा? दैट इज 3। याद रखना, ये एक जोड़ी है बेटा,
ये एक जोड़ी है, ये एक पेयर है, 3 4 5 ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। 3 4 5 ऑलवेज अ, अरे यार 3 4 5 ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा इनका डबल 6 8 10 राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिपल 9 12 15 राइट एंगल ट्रायंगल। 4 टाइम्स you get 12 16 20 राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड, इनका कोई भी पेयर रहने दो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होने वाला है। मैं ये पेयर क्यों याद करा रहा हूं आपको पता है? इसका कारण ये कि आपके स्टडी मटेरियल में कई सारे क्वेश्चंस इस जोड़ी पर आते हैं, 3 4 और 5। कई सारे क्वेश्चंस हमारे इक्वेशन पे 3 4 5 पे जुड़े हुए होते हैं। आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए 3 4 5 की जोड़ी आ गई, अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आ गए तो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, है ना। 3 4 5 अगर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव एक साथ आ गए तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझने की कोशिश करिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? Length into breadth. So 3 into 4, what's the answer? The answer is 12 square centimeter, right? So that's the answer for this, is length into breadth. तो होता क्या है ना, अपने को दो आंकड़े मिल जाते हैं, 5 और 4 दिया, मल्टीप्लाई करके किया 20 को टिक। ठीक है, I have got some students who have actually ticked that. Okay, understand? So हमें 20 टिक नहीं करना है, हमें इसका दूसरा साइड निकालना है, फिर टिक करना है। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करो। Fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. Fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. Come on, fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. Number क्या होगा? What do you mean by fourth part? बेटा आपको ये सिखाने के लिए ये करा रहा हूं। नंबर का फोर्थ पार्ट बोले तो 4 से डिवाइड करो, नंबर का सिक्स्थ पार्ट बोले तो 6 से डिवाइड करो। ठीक है, और उनका गैप होना चाहिए 4 का, उनका गैप होना चाहिए 4 का। कोई स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो बोलेगा कि सर बी ऑप्शन तो कभी किसी जन्म में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका 6 पार्ट हो नहीं पाएगा। बराबर है, लेकिन ए और बी, ए और सी दोनों 6 से डिवाइड होते हैं, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। करो उनको 6 और 4 से डिवाइड करो, गैप निकालो उनका कितना है। इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो। चलो 6 से डिवाइड किया तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 14, है ना। 4 से डिवाइड करूंगा तो 21, गैप कितना है? ये गलत है तो यही सही होना है। ठीक है, ये गलत है तो यही सही होना है, चेक ही नहीं करना है। फिर भी कोई स्टूडेंट जानना चाहे तो बता देता हूं, इसको 6 से डिवाइड करो कितना आता है? 12। 6 से डिवाइड किया तो 8, इसको 4 से डिवाइड किया तो 12, गैप कितने का? 4 का, वही तो वो पूछ रहा था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, यू विल हैव टू बी वेरी क्विक विद द सॉल्यूशंस, आपको ऑप्शन से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। चल इसको बताओ। 10 years ago, age of the father 4 times his son. 10 years hence, age of the father twice that of his son. The present ages are. 10 साल पहले पापा की एज बेटे की एज से 4 गुना हुआ करती थी। 10 साल के बाद एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एजेस आर। अगेन बेटा कहां आप पेन पेपर लेके बैठ गए? अरे ऑप्शन से ही करना है। 20 seconds to the maximum. ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। अरे 10 सेकंड भी नहीं लगता है इसका आंसर निकालने के लिए, और एक स्मार्ट बच्चा तो इतने फास्ट करता है, आपको बताता हूं बेटा। उसने कहा कि 10 साल पहले पापा की एज 4 गुना थी, बराबर है ना। तो 10 साल पहले की एज 4 से डिवाइडेड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं इसे 10 साल पीछे लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? क्या ये 4 से डिवाइड होता है? इसे 10 साल पीछे ले जाऊंगा, ये कितना हो जाएगा? क्या ये 4 से डिवाइड होता है? यही सही है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं एक बार वापस समझा देता हूं मैंने इसे कैसे किया। मैं वापस समझा रहा हूं आपको। उसने कहा कि 10, स्वानंद आई होप आप समझ रहे हैं बेटा, आपने जो ऑप्शन दिया वो गलत है। 10 साल पहले फादर की एज 4 गुना होनी चाहिए थी। मैं चेक करता हूं ए ऑप्शन सब मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। 10 साल पीछे चलते हैं, कितना हो जाएगा बताओ जरा।
पापा हो जाएंगे 40 के, और बेटा क्या ये 4 टाइम्स हुआ? यस, वेरी गुड। चल, उसने कहा 10 साल बाद डबल हो जाएगा। चलो 10 साल आगे जाते हैं, ये तो वो सीरियल जैसा हो गया, लगे 10 साल बाद 20 साल बाद, है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ठीक है, सो 50 प्लस 10 कितना? 60। 20 प्लस 10, क्या ये डबल है? परफेक्ट, तो ये दोनों कंडीशंस मैच कर रहा है, ए करेक्ट है। वैसे मैंने आपको ये ज्यादा सिखाया, ये भले ही मैच कर रहा होगा, मैंने आपको ये ज्यादा ध्यान में दिया कि गलत को कैसे उड़ाना है फटाफट। ठीक है, ये 10 साल पहले 4 से डिवाइडेड होना चाहिए था, मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। 10 साल पीछे गया ना, मैं 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, काट दो। ये 10 से पीछे गया, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, काट दो। ये ट्रिक आप लगाओ, बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो आगे चलते बेटा, किसी को ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, बिंदास पूछना है बेटा, क्वेरी हमेशा ओपन है मेरे लिए। ओके, वेरी गुड। आई टेल यू समथिंग, मेरे को पढ़ाने से ज्यादा क्वेरी सॉल्विंग में मजा आता है, सच में। तो क्वेरीज अगर होगी तो बिल्कुल आप पूछिए, क्वेरीज में ज्यादा समझ में आता है हमेशा। One student is asked to divide the half of a number by 6 and other half by 4 and then to add the two quantities. Instead of doing so, the student divides the given number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, number was question mark. Smart student 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। One student is asked to divide the half of a number by 6 and other half by 4, then to add the two quantities. लेकिन वो बच्चे ने क्या किया, उसने पूरे नंबर को ही 5 से डिवाइड कर दिया। सही है, द आंसर विल बी ऑप्शन सी। वाई ऑप्शन सी? उसने कहा कि आधे को 6 से डिवाइड करना है। ये 6 से डिवाइड होता है क्या? ये 6 से डिवाइड होता है? यही होने वाला है, खत्म, सिंपल है ना। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको प्रूव करके बताओ, क्या ये सच में मैच कर रहा है? बेटा करके बता देते हैं आपको। 480 का पहले तो हाफ हाफ करो, कितना होता है? 240। 240 240 को पहले 6 से डिवाइड किया 40, फिर 4 से डिवाइड किया 60, दोनों का टोटल कितना हुआ? 100। उसने यही कहा था कि 6 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो और फिर उनको ऐड कर देना। मैंने भी वही किया, 6 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, आंसर जो आया ऐड कर दिया 100। फिर उसने कहा कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करा दिया, तो मैं इसे 5 से डिवाइड करा देता हूं, कितना आता है देखो। क्या आंसर सच में 4 शॉर्ट है? यस, तो इट इज मैचिंग ऑल द कंडीशंस आल्सो। एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड? अच्छा, आपको राइट निकालते आए ना आए, रॉन्ग तो निकाल सकते हो, बराबर है। राइट आए ना आए, रॉन्ग तो हटा सकते हो, बस यही करना है अपने को एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। चलिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जब आपको दो वेरिएबल्स के बीच में का साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया होगा, बराबर है, दो दो इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे और उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन गिना जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशंस दिए जाएंगे, x और y की एक ही वैल्यू दोनों को सॉल्व कर सकती है। इसको सॉल्व करने की एक्चुअली दो टेक्निक्स होती है। एक होता है एलिमिनेशन, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। x की वैल्यूज को या y की वैल्यू को सेम कर लो, काट डालो और उसके बाद दूसरे वेरिएबल को ढूंढ लो, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक और टेक्निक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसमें x का वैल्यू डायरेक्टली b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 से मिल जाएगा, बराबर है। यस, 3x1 so sorry 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है? a1 3 है, b1 4 है और c1 -7। ठीक है, c1 इज -7। मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको पता है? क्योंकि यहां पे आपको कंपेयर करते आना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। वैसे ही दूसरे इक्वेशन को आप a2x b2y c2 से कंपेयर करोगे तो आपको a2 b2 c2 के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंपेयर करके आराम से उसे निकालना होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब
टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर अ सेट ऑफ इक्वेशंस। चलो मैं आपको समझा देता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 कितना होगा? 2 अपॉन 4। क्या ये 3 अपॉन 5 के साथ इक्वल है? 2 अपॉन 4 क्या ये 3 अपॉन 5 से इक्वल है? तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं हुए तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तो x और y की एक एक ही वैल्यूज आने वाली है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, हम जानते हैं इक्वेशंस का ग्राफ भी बनता है, अगर आप ग्राफ बनाओगे ना लाइंस कहीं ना कहीं कट करेगी। सिंपल। कैसे पता करोगे इसके कितने सॉल्यूशन है? आप पता करोगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 करके। क्या ये दोनों इक्वल थे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2? नहीं। तो उसका क्या बोलते हैं, क्या उसके कितने इक्वेशंस, कितने सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, एक एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। उसका ग्राफ अगर बनाओगे तो एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और क्या ये कंसिस्टेंट है? यस, इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, कंसिस्टेंट है। दूसरा देते हैं आपको, इसको जरा करिए। a1 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज a1 अपॉन a2? 2/4, 3/6। मुझे बताओ क्या ये इक्वल है? अरे वाह, अगर ये इक्वल हुए ना तो अब तीसरे को भी पिक्चर में लो। क्या ये तीसरा भी इक्वल है? अगर ऐसा हुआ, पहला दूसरा तीसरा तीनों पेयर अगर इक्वल है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ग्राफ बनाओगे ना तो इन दोनों का ग्राफ एक ही लाइन होगी। वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो एक ही लाइन बनने वाली है। ठीक है। और इसके अलावा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, अभी भी सॉल्यूशन मिल सकता है। तीसरा केस, अगर a1 अपॉन a2 सेम हो b1 अपॉन b2 के साथ, बट -8 इज इक्वल टू 0, टेल मी a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है? 2/4, 3/6। क्या ये इक्वल है? तो अब तीसरा पिक्चर में आएगा, 4 अपॉन -8, क्या ये इक्वल है? अगर ये इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल, बट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज इनकंसिस्टेंट। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे इट इज गोइंग टू बी पैरेलल लाइंस। ठीक है। ये है सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर क्या ये एग्जाम्स में आता है? डेफिनेटली आता है, आया हुआ भी है बहुत बार, और रीसेंट पेपर में भी आया था। ठीक है, तो डेफिनेटली आता है, दिया हुआ है, समझा दिया है, याद रखना। ठीक है, आपको नोट्स में होगा ही, तो ऑब्वियस बात है आप इसे बाद में कभी भी नोट कर सकते हैं। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑप्शन से ही आपको जाना है। x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू किस तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हैं? ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके इंद्रजीत, इंद्रजीत आपका जवाब सही है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है। अगर आप x के जगह पे p डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? p अपॉन p कितना होता है? p अपॉन p 1, p अपॉन p 1। y के जगह q डालोगे, q अपॉन q 1, 1 प्लस 1 2, सेटिस्फाई हो गया। और यहां भी मैंने अगर x प्लस वाई के जगह पे p प्लस q डाल दिया, क्या LHS RHS टैली हो गया? तो अगर पहला ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे के देखो भी मत ना। समझ में आ रहा है? पहला ऑप्शन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमें आगे के देखने ही नहीं है। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट? कोई डाउट नहीं? ओके। इस क्वेश्चन को मैं कोई पूरा सॉल्व करने में, दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं,
आपको कौन सा ऑप्शन है जो लेके ट्राई करना चाहिए, आप सिर्फ मुझे वो बताओ। सॉल्विंग नहीं चाहिए, मुझे पता है आप करने बैठोगे तो आधे घंटे में तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको ऑप्शन ही यूज करना है तो कौन सा सबसे सेंसिबल ऑप्शन होगा जो आपको यूज करना चाहिए। इंद्रजीत ने मुझे एक जवाब बताया है, बताता हूं बेटा, राइट है या रॉन्ग है, यहां पे आंसर्स आने दीजिए। ओके, स्वानंद भी एक आंसर दे रहे हैं मुझे, ये सोच समझ के बताइए, कम ऑन। ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं। यस, आप लोगों को क्या लग रहा है बेटा? मैं अगर आपके जगह पे होता तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन का इस्तेमाल करता। डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, समझने की कोशिश करिए। ए ऑप्शन सबसे ज्यादा सेंसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने x के जगह 1/4 डाला, देखो इधर x के जगह पे अगर 1/4 डाला, क्या ये 4 और 20 काटे जा सकते हैं? यस। अगर इधर x के जगह पे 1/4 डाल दिया, क्या ये 16 भी काटा जा सकता है? यस। 1/3, क्या ये 27 को 3 से मैं डिवाइड करा सकता हूं, 15 को करा सकता हूं? यही सही होने वाला है, यही सही होगा। सॉल्विंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है, इसको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे आराम से ऐसा गैस कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम इज द की, रिमेंबर, एवरी टाइम जस्ट नोइंग द फुल टेक्निक डज नॉट हेल्प, यू विल हैव टू बी लॉजिकल। चलो लेट्स गो फॉर दिस वन, कम ऑन। ऑप्शन से जाने का है, x/5 + y/3। एक सेंसिबल बच्चा दो ऑप्शन तो डायरेक्ट काट देगा। x/5 + y/3 + 1 = x/6 + y/5 = 28। सोचो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, कौन से दो काटे जा सकते हैं? x/5, x की जगह 6 डालूंगा तो डिवाइड होगा क्या? छोड़ दो। 9 डालूंगा तो होगा क्या? छोड़ दो। ये और दो में से ही कोई ट्राई करो, या तो सी है या तो डी है। कम ऑन, या तो सी है बेटा या तो डी है, सोच समझ के करिएगा। मुझे नहीं पता, मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आंसर्स लर्न नहीं करता, हो जाता है वो अपने आप। 60/5 12, 90/6 90/6 15। सो 12 + 15 + 1, क्या ये बराबर 28 हो रहा है? अरे वाह, ये तो 28 हो रहा है। 60/6 10, 90/5 18, 10 + 18 क्या ये भी 28 हो रहा है? यस। सो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो स्वानंद, शेरू, सबके आंसर्स करेक्ट है। ओके, बढ़िया। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप पहले भी कर चुके हैं। मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। देखते ही बता दो कौन सा सही है। बी बराबर ना, 400 और 500, उसने कहा इनकम्स का रेशियो होना चाहिए 4:5। सही है बेटा, सबके आंसर सही है। मेरे पास देखिए यहाँ पे कितने सारे आंसर्स आ गए हैं। इंद्रजीत, स्वानंद, शेरू, ऋषिकेश, सबके आंसर सही है। दैट इज 400:500, बराबर है। तो एक्चुअली आप अच्छे से लर्न कर रहे हैं सॉल्यूशंस, राइट? चलो बढ़िया है है ना? सबके आंसर्स करेक्ट है बेटा, आई एम श्योर आप सब लॉजिक से कर रहे हैं। 4:5 में होना चाहिए, 4:5 400:500, ठीक है, बाकी कोई भी उसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2, इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर डिक्रीज्ड बाय 12। ऑप्शन से जाना पड़ेगा, गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। चलो एक एक करके सबको ट्राई करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करो, अगर पहला ही सही हो जाए तो आगे के चेक भी मत करना। Find the fraction which will be equal to half when both the numerator and denominator are increased by 2। अगर मैं दोनों को 2 से बढ़ा दूं, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 8 + 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो 5/10 क्या ये हाफ हो रहा है? अरे भाई, ये तो मैच कर रहा है। चलो वैसे ही दूसरा भी करके देखते हैं। इट विल बी इक्वल टू 3/4 when both increase by 12। सो यस, ये अगर 12 ऐड किया तो 15, ये 12 ऐड किया तो कितना? 20। सो 15/20 क्या ये 3/4 है? यस, ये दोनों 5 के इसमें है। सो इंद्रजीत, स्वानंद, आप लोगों के भी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। मैं बाकी भी चेक करूं ना? नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ए में मिल गया तो बाकी जाना ही नहीं बेटा अपने को आगे।
चलो, the sum of the digits in a 3-digit number is 12. If the digits are reversed, the number is increased by 495. Come on. But reversing only the tens and units digit increases the number by 36. The number is question mark. Come on. सोच समझ के आंसर करिएगा. तो समझ के आंसर करिएगा. कम ऑन. यस, सी. उसने कहा कि अगर डिजिट्स को रिवर्स किया गया तो नंबर बढ़ जाना चाहिए बाय 495. अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो 327 का हो जाएगा 723. इन दोनों का गैप 4 का है तो ये 495 नहीं हो सकता. छोड़ दो. 372 का हो जाएगा 273. ये 300 से 200 हो रहा है, घट रहा है नंबर. 237 का 732. 7 minus 2 5, राइट. सो नंबर इज गेटिंग इंक्रीज बाय समथिंग बाय 5. तो ये 495 है. 273 और 372, ये तो 100-200 का ही कुछ फर्क है. छोड़ दो. तो ये बिल्कुल सही है. दैट इज द सी ऑप्शन. दैट इज द सी ऑप्शन. ठीक है, तो फटाफट हम लोग ऐसा कर सकते हैं. चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14. द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amounts to 33 rupees. If 4 men earn rupees 4.5 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy. 8 आदमी और 6 बच्चों का बेटा पगार होता है 33 मिलाकर. If 4 men earn 4.5 more than 5 boys, determine the wages of each boy, each man and boy. तो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो कौन से 2 ऑप्शन है जो सीधा कट हो जाएंगे? ए और डी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैन का पगार बच्चे से छोटा नहीं हो सकता. तो ये 2 तो कट हो गए. आपको बी और सी में से चुनकर बताना है कि कौन सा सही है. मेरे पास बी चूज करने वाले भी बच्चे हैं, सी चूज करने वाले भी बच्चे हैं. बेटा जल्दी से सोच समझ के बताइए कौन सा सही है. कम ऑन, ऑप्शन में डाल दो ना. एक पहले वाले 8 आदमी 6 बच्चे, चेक करो टोटल करके 33 होता है क्या? 8 आदमी 6 बच्चे, 8 3 जा, सी अंडरस्टैंड. 8 आदमी और 6 बच्चे कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 1.5 9, 24 प्लस 9, क्या ये 33 हो रहा है? यही सही है, बाकी चेक भी मत करो. समझ में आ रहा है सबको? इंद्रजीत, अथर्व, आपके आंसर सही है. अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि मैंने चारों ऑप्शन चेक नहीं किए. मैंने 2 डायरेक्ट काट दिए थे. कौन से 2 काटे? क्यों काटे? क्योंकि मैन की वेजेस बच्चे से कम नहीं होगी. अंडरस्टैंड? उस लॉजिक से काट दिए. चलो. एज ऑफ द पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons, and 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. Find his present age. Age of the person is twice the sum of the ages of his 2 sons. 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. Find his present age. तो कौन सा ऑप्शन है जो सही हो ही नहीं सकता? सी, क्योंकि वो ट्वाइस नहीं है. सी तो आ नहीं सकता क्योंकि वो ट्वाइस नहीं है. अब बचे हैं 3 ऑप्शन, 60, 52 और 50. उसने कहा कि 5 साल पहले हिज एज वॉज थ्राइस. मतलब 5 साल पीछे जाओगे तो 3 से डिवाइड होते आना चाहिए. 5 पीछे जाओ बेटा, 55, क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता. 5 पीछे जाओ, 47, क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता. क्या 50 में से 5 हटाऊं? 45, क्या 3 से डिवाइड होता है? यस. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सॉल्व करने जाओगे टाइम लग जाएगा उसको, लेकिन आप ट्रिक से बहुत फास्ट उसे निकाल सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड सबको? बहुत बढ़िया. चलो, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The demand and supply equations for a certain commodity are 4Q plus 7P equals 17 and P is equal to Q upon 3 plus 7 by 4 respectively.
P is the market price, Q is the quantity, then the equilibrium price and quantity are question mark. Come on, आपको equilibrium निकालना है इसमें, आपको बेटा इसमें equilibrium निकालना है. डिमांड और सप्लाई इक्वेशंस आपको दिए गए हैं. 4Q प्लस 7P इक्वल 17 और P इज इक्वल टू Q/3 प्लस 7/4. P मार्केट प्राइस है, Q क्वांटिटी है. तो आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है. एक बात याद रखना, डिमांड और सप्लाई जब होते हैं तो इक्विलिब्रियम होता कब है? इकोनॉमिक्स में आपने सीखा होगा कि डिमांड और सप्लाई जब हो तो वो इक्वेशंस कब, मतलब इक्विलिब्रियम कब होते हैं? जब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन जब एक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है. मतलब सेम वैल्यूज ऑफ P एंड सेम वैल्यूज ऑफ Q विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अब आप एक काम करिए, जल्दी से बेटा ये सब इसमें ऑप्शंस भी डाल के कर सकते हो या नॉर्मल भी कर सकते हो. ओके, ए आ रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं. उसने कहा, यहां पे मैं डाल देता हूं 4Q, Q 3/4 है, इस बात को याद रखना. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 4 कट 3 प्लस 14 दैट इज 17. क्या टैली कर रहा है? यस. Q वाले सेकंड वाले में डालते हैं. 2 इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 3, तो 3 3 हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 7/4. क्या 1/4 प्लस 7/4 2 होगा? 1/4 प्लस 7/4 कितना होता है? दैट इज 8/4. 8/4 2 ही होता है. सो यस, ये बिल्कुल टैली कर रहा है दोनों इक्वेशंस को. तो 2 एंड 3/4 इज द राइट आंसर. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? बहुत बढ़िया. अब 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं. ठीक है, साइमल्टेनियस में 1 वेरिएबल हमने देखा, 2 देखा, अब 3 की बात करते हैं. 3 में क्या हो जाएगा? x, y और z ऐसे 3 वेरिएबल्स दिए जाएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्मेट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू 0. ये सब साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे. ये सबके सब बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे. क्या सबको समझ में आ रहा है? ओके. इसको सॉल्व करने के लिए भी एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों लग सकता है. एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों लग सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस ऑप्शन से ही करते हैं. मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब रखा है वहां पे, लेकिन कराने नहीं वाला क्योंकि वेस्ट है, हम अप्लाई करेंगे ही नहीं उसे कभी. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से. यस, ये ऑप्शन. जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं. कभी भी इक्वेशन जिसमें आपको वैल्यूज डालना है, ऐसा इक्वेशन चूज करो जो सबसे इजी हो. मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस थे. इन तीनों में से कौन सा सबसे इजी है चेक करने के लिए? लास्ट वाला, उसी को यूज करो. लास्ट वाला सबसे इजी है बेटा, उसी को यूज करो. लास्ट वाला क्यों सबसे इजी है? क्योंकि उसमें सब प्लस वाले ही है, माइनस कोई नहीं है. ठीक है, तो अब सिंपल है, अगर मैं 137 यहां डालूंगा, 137, 7 3 21 बराबर, सबट्रैक्ट कुछ होने वाला है नहीं, ये 13 तो कभी आ ही नहीं पाएगा. 173, 173, 7 2 14, ये 13 नहीं हो पाएगा. 243, 243, 3 3 9 एंड 4 2 8, सो 8 एंड 9 17, 13 नहीं हो पाएगा. -10 10, अच्छा 3 कट है, तो यही सही है ना. फिर चेक करना ही क्यों है आपने को अगला. ठीक है, वो टैली ही करेगा. ठीक है, अथर्व, ऋषिकेश, सबके आंसर करेक्ट है. आई होप आप सब समझ रहे हैं किस तरीके से फटाफट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं जस्ट आपको ये सिखा रहा हूं कि इसे कैसे कम टाइम में कर सकते हो. सॉल्व मेरे को करते आता है. ठीक है ना, मुझे आता है. आप बोलेंगे करके बताओ, मैं करके बता सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम. मैं सिर्फ ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. चलो ट्राई दिस.
सबसे इजी क्वेश्चंस में से ये एक है। चेक करो क्या सारे इक्वेशंस टैली हो रहे हैं उससे। यस किसी में कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 0 0 टैली कर जाएगा। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, टैली कर जाएगा। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 0 0 डालते ही 0 हो जाएगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर राइट? बहुत बढ़िया। ट्राई दिस क्वेश्चन। मेरा स्मार्ट बच्चा मेरे को 10 सेकंड में आंसर बताएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही आने वाला है। क्यों ऑप्शन ए आएगा? क्योंकि हम जानते हैं इफ x अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 2, देन 4 3 2 फिनिश, राइट? 4 3 2 फिनिश, बराबर ना? बस खत्म, 4 3 2 डाल दो, फिनिश हो जाएगा। बाकी का तो कोई उसको मैच करेगा ही नहीं। चलो, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स 110, वाई जेड अपॉन जेड माइनस वाई 132, जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स 60 अपॉन 11। बताइए बेटा आंसर क्या आ रहा है? एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स 110, जेड एक्स वाई जेड अपॉन जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 132 और जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 60/11। कम ऑन, ऑप्शन डालो, ऑप्शन डालो। ओके इंद्रजीत, वो आंसर तो कभी सही नहीं हो सकता। स्वानंद, वो आंसर भी कभी सही नहीं हो सकता। बेटा एक चीज समझो, ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करो। बेटा सी वाला इक्वेशन देखो तो ये थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? थर्ड वाला इक्वेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में z प्लस एक्स है, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। और राइट साइड में देखो 60 अपॉन 11 है। इसका साफ मतलब यह है कि ये z प्लस एक्स जो है ना वो 11 के टेबल में होना चाहिए। 12 और 10 दोनों का टोटल 22, क्या ये 11 के टेबल में है? 10 और 12 टोटल 22 11 के टेबल में है। 12 और 11 टोटल 23। ये दोनों तो गलतीज है, ये दोनों तो गलतीज है। आपको सिर्फ ए और बी में से चूज करना है। सो बी होगा या ए होगा, ऑब्वियस बात है। आप डाल के देखो, बी से मैच कर जाएगा। बी से बेटा मैच करो। एक्स वाई 10 इंटू 11, सो 10, खत्म। अपा बराबर है। कर सकते हैं, बिल्कुल भी वैसा कर सकते हो। बिल्कुल 101% कर सकते हो। बहुत लॉजिक है बेटा करने के, बहुत लॉजिक है। बिल्कुल कर सकते हो। वाई बड़ा ही होना चाहिए, और वाई बड़ा एक्चुअली है ना सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। बिल्कुल आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। परफेक्ट, बढ़िया। चलो, सो यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशंस का रिवीजन लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन यू टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।